आज हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ के विषय में। इलास्टिक लिमिट के भीतर यानी विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी बॉडी पर जो हम स्ट्रेस लगाते हैं वो उसमें जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेन, जो उसमें स्ट्रेन उत्पन्न होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ये ध्यान रखें विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के भीतर ही ये होगा। इलास्टिक लिमिट होती क्या है? देखिए, मान लो कि ये कोई रॉड है, मान लो रबड़ का ले लें आप, रबड़ का। अगर इसको हम खींचते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। अगर इसको हम खींचते जाएं तो डिफॉर्मिंग फोर्स की एक वो लिमिट होगी कि उससे अधिक अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दें और उसको छोड़ दें तो रिगेन नहीं करेगा। मतलब वो अपने पुराने वाले शेप और साइज में पूर्ण रूप से वापस नहीं लौटेगा। तो स्ट्रेस की वो मैक्सिमम लिमिट कि जहां पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो जैसे वो बॉडी था जिस शेप साइज में था उसी शेप साइज में फिर से लौट आए, कुछ भी चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उससे अधिक अगर हम स्ट्रेस लगा दें या डिफॉर्मिंग फोर्स को उस लिमिट से अधिक अगर बढ़ा दें तो वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ना कर पाए, यानी फिर से अपनी पुरानी जो शेप थी और साइज थी उसमें पूर्ण रूप से वापस न लौटे। तो उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट के भीतर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपने समझा होगा, फिर से सुनिए इसको। यानी विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम जानते हैं कि जब हम ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पर होगा, देखें, स्ट्रेस एक कांस्टेंट लगाएंगे ई, और E इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। देखिए, हाँ सॉरी, यहां देखिए, यहाँ इज इक्वल टू का साइन होगा। यहाँ देखिए, तो स्ट्रेस जब इसको हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट हमने क्या लगाया? E। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हुआ E इंटू स्ट्रेन। तो E इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये जो E है ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक बार फिर से इसको सुनिए। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर हम कांस्टेंट क्या लगाते हैं? ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस प्रकार से जो ई है, ई का फार्मूला ये आया। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है ये 3 टाइप्स का होता है। अब देखिए कौन कौन होते हैं। देखें, जो अभी हमने पढ़ा ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ई इज इक्वल टू क्या आया था? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ये ई है। तो ई के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। एक है यंग मॉडुलस जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। दूसरा है बल्क मॉडुलस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इसको कहते हैं शियर मॉडुलस, इसको हम ईटा से शो करते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है?
यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस में के टाइप्स आपको बताए गए। यंग मॉडुलस के क्या होता है जरा देखिए इसको, हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम कहते हैं वाई, यंग मॉडुलस। जैसे फिर से देखें, मान लो कोई वायर है, मान लो स्टील का ये बना हुआ है, जब इस पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाएंगे तो इसमें जो स्ट्रेन पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। से खींचेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो स्ट्रेस हमने लगाया वो लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा और जो स्ट्रेन पैदा हुआ उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो को, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम कहेंगे। अगर ये स्टील का बना हुआ है तो स्टील का यंग मॉडुलस, ये वायर का नहीं होता, ये वायर जिस मटेरियल का बना होता है उसका होता है। अगर ये स्टील का बना हुआ है तो स्टील का लिया जाएगा यंग मॉडुलस। अब देखिए इसके लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। मान लो ये कोई वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है। इस पर हम ये वाला जो साइड है इसको हम किसी से इसको टांग देते हैं या जैसा भी हैंग कर देते हैं इसको। ये वाला जो सेकंड वाला इसका टर्मिनल है, दूसरा वाला इसका सिरा है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स के कारण हमने फोर्स कितना लगाया, एफ। इस फोर्स के कारण मान लें इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, हमने फोर्स कितना लगाया, एफ। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा एफ बाई ए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, जितना लेंथ इंक्रीज हुआ डेल्टा एल बाई जो पहले वाला इसका लेंथ था एल, तो डेल्टा एल बाई एल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं तो होगा एफ एल ए डेल्टा एल, ये y इज इक्वल टू आ गया। इसका एक और रूप हो सकता है, क्या हो सकता है देखें, अगर मान लो हम फोर्स इस रूप में लगा रहे हैं कि हम कोई वेट लटका दे रहे हैं, ऐसे हमने कोई वेट लटका दिया है, ऐसे mg कोई वेट लटका दे रहे हैं, तो जहां f है उस f के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, mg l। अगर मान लो इसका रेडियस हमें पता हो स्मॉल r, अगर रेडियस स्मॉल r है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा a, उस a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर a के स्थान पर इंटू डेल्टा एल, पहले भी था डेल्टा एल अब भी है। तो y का एक फॉर्म ये भी हो सकता है। अब इसके यूनिट को देखें जरा, इसका यूनिट क्या होगा, हम पहले से जानते हैं कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए जो स्ट्रेस की यूनिट आपने पढ़ी है, क्या पढ़ा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो स्ट्रेस का यूनिट होगा या जो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला होगा वही y का भी होगा, यानी वही यंग मॉडुलस का भी होगा। इसका अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो देखें mlt पर पावर -2, नीचे होगा l स्क्वायर, तो जाएगा ml पर पावर -1 p पर पावर -2। तो ये हो गया यंग मॉडुलस। अब
नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वाला इसका पार्ट देखेंगे, बल्क मॉडुलस।